हेलो बैंकर्स, वेलकम टू यस ऑफिस है यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम करेंगे अपने यूनिट नंबर 15 से लेकर यूनिट नंबर 21 को कवर। अगर आपने इससे पहले के यूनिट्स के क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आ रही हैं क्लासेस। कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अपने थोड़े फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, थोड़ा उनका भी भला कर देना। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेमिटेंस? रेमिटेंस क्या होता है? तो बेसिकली रेमिटेंस इज फंड ट्रांसफर। जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करते हो या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पैसे को ट्रांसफर करते हो, उसको क्या कहते हैं? रेमिटेंस। अब रेमिटेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले मेल ट्रांसफर यूज होता था, टेलीग्राफिक ट्रांसफर यूज होता था, बैंकर्स चेक यूज होता है, डिमांड ड्राफ्ट यूज होता है, आरटीजीएस यूज होता है, एनईएफटी यूज होता है। तो बहुत सारे रेमिटेंस के मेथड्स हैं, तो उनके बारे में चलो फटाफट से बात करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? जो बैंक ड्राफ्ट होता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज, बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन इसको कैसे ट्रीट करा जाता है? चेक की तरह। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक को, एक बैंक की ब्रांच दूसरे बैंक की ब्रांच को इंस्ट्रक्ट करती है, ऑर्डर करती है कि आप एक सर्टेन सम एक सर्टेन पर्सन को दे दीजिए। ठीक है। ये बियरर नहीं हो सकता। अगर बियरर होगा तो यहाँ पर क्या है? दोनों बैंक्स इन्वॉल्व है। तो दिस विल बी amount to currency, this will amount to currency and this will be violative of section 31 of RBI Act। तो ये बेयरर नहीं हो सकता, ऑर्डर हो सकता है। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एक ब्रांच दूसरे ब्रांच पर ड्रॉ करती है कि आप सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो दे दीजिए एक सर्टेन पर्सन को। कैसे ट्रीट होता है? चेक की तरह, और बेयरर नहीं हो सकता। वैलिडिटी क्या होती है डिमांड ड्राफ्ट की? 3 मंथ्स। बैंकर्स चेक की भी 3 मंथ्स ही होती है, और नॉर्मल चेक की उसकी भी 3 मंथ्स होती है। बैंकर्स चेक क्या होता है? एक चेक जो बैंक इशू कर रहा है। क्यों इशू कर रहा है बैंक उसको? बैंक को अगर किसी को पेमेंट करनी है, स्टैट्यूटरी ड्यूज को क्लियर करना है, किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी की सर्विस के लिए देना है, डेफर्ड पेमेंट गारंटी के लिए इशू करना है, तो बैंक क्या करता है? बैंकर्स चेक को इशू कर देता है, जहां पर बैंक की गारंटी होती है कि चेक जो है वो क्लियर हो जाएगा। 50,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट होता है वो बैंकिंग चैनल्स को यूज करते हुए होता है, क्रॉस्ड होते हैं, काउंट पे ही होते हैं दोनों, बैंकर्स चेक भी और डिमांड ड्राफ्ट भी। 20,000 से ऊपर का जो अमाउंट होता है क्रॉसिंग उसमें जरूरी होती है। मेल ट्रांसफर और टेलीग्राफिक ट्रांसफर दोनों ही ऑब्सोलीट हो चुके हैं अब, पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका मैक्सिमम रेमिटेंस पीरियड जो है वो पता होना चाहिए। मेल ट्रांसफर का 7 डेज होता है और टेलीग्राफिक ट्रांसफर का 2 डेज होता है। एनईएफटी एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों ही आरबीआई के रेमिटेंस सिस्टम है। एनईएफटी कब से आया था? 2005 से आया था। कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एनईएफटी की नहीं होती है, 24/7 ऑपरेट करता है। बेनिफिशियरी के अकाउंट में कुछ ही घंटों के अंदर पैसा पहुंच जाता है। और ये ऑपरेट कैसे करता है? डीएनएस बेसिस पे ऑपरेट करता है। बैचेस के अंदर पेमेंट होती है, डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस, डीएनएस बेसिस, और बैचेस के अंदर सेटलमेंट होती है। आईएफएससी कोड जो है वो जरूरी होता है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, दिस इज मैंडेटरी। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो एनईएफटी के थ्रू तो आईएफएससी कोड जो है क्वाइट मैंडेटरी, अगर आपको उसको यूज करना है तो। आरटीजीएस की बात करते हैं। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट जो होता है वो होता है 2 लाख रुपए। अगेन आरबीआई का रेमिटेंस सिस्टम है। अगर एनपीसीआई आ जाए ऑप्शन के अंदर तो उसको ठीक मार्क मत कराना। एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों किसके रेमिटेंस सिस्टम है? आरबीआई के। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा किसके हैं, जिसमें एक एनपीसीआई भी ऑप्शन होगा, लोग गलती से उसको मार्क कराते हैं, आप ये गलती मत करना। रियल टाइम बेसिस पर सेटलमेंट होती है, बैचेस में ना होकर यहाँ इंडिविजुअल सेटलमेंट होती है, नेट की जगह ग्रॉस होती है। तो ग्रॉस बेसिस पे सेटलमेंट होती है, इंडिविजुअल सेटलमेंट होती है, बैचेस में नहीं होती। 30 मिनट्स के अंदर अंदर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं होती ना एनईएफटी में ना आरटीजीएस में। आरटीजीएस में मिनिमम होती है 2 लाख रुपए, इसका आप ध्यान रखना। सेफ डिपॉजिट लॉकर। सेफ डिपॉजिट लॉकर में कौन सा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है? अगर एक
कस्टमर बैंक के सेफ डिपॉजिट लॉकर में कोई वैल्यूएबल डिपॉजिट करता है, वैल्यूएबल्स रखता है, तो कौन सा होता है, बेलर और बेली का, यूनिट 1 में पढ़ा था। और जब रेंट करता है तब कौन सा होता है, लेसर और लेसी का। तो सेफ डिपॉजिट लॉकर बेसिकली बैंक प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को, इंडिविजुअल्स को, या जॉइंटली इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, कंपनीज ले सकते हैं, ट्रस्ट ले सकते हैं, फर्म्स ले सकते हैं। आप अपने वैल्यूएबल्स को, अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। लॉकर्स का जो होता है जॉइंट कंट्रोल होता है, जब दो चाबियां लॉकर के अंदर लगती हैं तभी वो लॉकर ओपन होता है, पर अगर उसको लॉक करना है खाली, ओपन तो दोनों चाबियों से होगा, लॉक सिर्फ कस्टमर की की से हो जाता है, कस्टमर की की से लॉक हो जाता है। माइनर को आप सेफ डिपॉजिट लॉकर जो है वो सर्विस आप माइनर को प्रोवाइड नहीं करते हो, इस चीज का ध्यान रखना। नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है, नॉमिनेशन के जो प्रोविजंस हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दे रखे हैं। सेक्शन 45 जी सी से लेकर 45 जी एफ तक जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करते हैं लॉकर सर्विस में। अगर एक सिंगल ऑपरेटेड लॉकर यानी एक ही पर्सन ने लॉकर की सर्विस अवेल कर रखी है, उसके इसमें नॉमिनेशन भी कितने लोगों का हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन का हो सकता है। पर अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने ज्वाइंट हायर करा है लॉकर को, तो एक से ज्यादा पर्सन नॉमिनेट किया जा सकता है। लॉकर ऑपरेशन रूल्स, इससे पहले ये समझ लो अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो 15 डेज के अंदर अंदर लॉकर सेटलमेंट हो जाना चाहिए। लॉकर ऑपरेशन रूल्स की अगर बात करते हैं तो अलर्ट नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर किसी कस्टमर ने अपने लॉकर को एक्सेस करा है तो उसके पास अलर्ट आता है, मेल जाता है, एसएमएस फैसिलिटी से एसएमएस जाता है कि आपने अपने लॉकर को इस टाइम पर, इस डे पर एक्सेस करा था। कॉम्पनसेशन कितना देना पड़ता है अगर बैंक की नेग्लिजेंस है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, नेचुरल कैलामिटी नहीं है, बैंक की नेग्लिजेंस है, उस केस के अंदर 100 टाइम्स ऑफ लॉकर रेंट आपको देना पड़ता है, एनुअल लॉकर रेंट। लॉकर रेंट जो है वेरी करते हैं और डिपेंडिंग ऑन द साइज, स्मॉल लॉकर है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, सबके रेट्स अलग अलग हैं। तो उसके हिसाब से कॉम्पनसेशन जो होता है 100 टाइम्स हो जाता है, जो भी सेफ डिपॉजिट का एनुअल रेंट है। तो 100 इंटू सेफ डिपॉजिट एनुअल रेंट जो आप दे रहे हो। लॉकर स्टैंडर्ड्स के साथ आपको कंप्लाई करना पड़ता है एज अ बैंक। लॉकर्स में दो टाइप के लॉक्स लग सकते हैं, मैकेनिकल लॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक लगाए हैं तो आरबीआई का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसके साथ कंप्लाई करना होता है, और अगर मैकेनिकल लॉक है तो बीआईएस के जो स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ कंप्लाई करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि मैकेनिकल लॉक जो है वो स्टैंडर्ड्स से कम के ना हो, इनके एट पार हो। आरटीजीएस और एनईएफटी के चार्जेस इनवर्ड कुछ नहीं लगते, आउटवर्ड चार्जेस लगते हैं, इनवर्ड जीरो। ठीक है, क्या चार्जेस लगते हैं आरटीजीएस की अगर बात करें, मिनिमम 2 लाख, 2 से 5 लाख होता है तो 24.5 रुपीज, और 5 लाख से ज्यादा होता है तो 49.5 रुपीज। एनईएफटी की बात करें, अगर 10,000 तक आपने एनईएफटी करा है तो 2.5 रुपए लगता है, इसमें सब में जीएसटी ऐड होता है। ठीक है, इस चीज का याद रखना, जीएसटी ऐड होता है। 10,000 से 1 लाख का है तो 5 रुपए लगता है, 1 लाख से 2 लाख तक का 15, और 2 लाख रुपए से ज्यादा का है तो 25 रुपीज चार्जेस लगते हैं, आउटवर्ड चार्जेस बैंक ले सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली जो भी डिसएडवांटेज सेक्ट हैं, लोअर इनकम ग्रुप हैं, उनको आपको बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ना है। उसको जोड़ने के लिए आप यूएसएसडी सर्विस देते हो। यूएसडी कोड क्या होता है? *99#। किसने इशू करा था? एनपीसीआई ने। मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज आप देते हो। तो बेसिकली बीएसबीडी का अकाउंट खुलवाते हो, बेसिक सेविंग्स अकाउंट जो है, डिपॉजिट अकाउंट वो आप ओपन करवाते हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ काम करती है। तो आप क्या करते हो? फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाते हो किस तक? जो अभी तक बैंकिंग सर्विस से जुड़ नहीं पाया। जैसे कोई भी गरीब अगर इंसान है, उसको कोई भी डिसएडवांटेज पर्सन है, उसको तो टारगेट क्या रहता है? डिसएडवांटेज और लो इनकम ग्रुप पीपल, उनको आपको ऑफर करनी है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको ऑफर करने के लिए आरबीआई अलाउ करता है बैंक्स को कि आप हेल्प ले सकते हो एनजीओ की, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, लोगों तक पहुंचने के लिए। तो दो मॉडल्स हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर कौन बन सकता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन बन सकता है। बिजनेस फैसिलिटेटर्स मेनली इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे एनजीओ,
सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, केविक, किसान, खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल्स आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, इंश्योरेंस एजेंट भले ही दिख जाते हैं, पर इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पर नहीं दिखते। जैसे कि रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल्स, रिटायर्ड टीचर्स, ये सब क्या बनते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर्स में मेनली इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें कैश का लेन देन नहीं होता, यानी ये लोन को डिसबर्स नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, ये अवेयरनेस फैलाते हैं, ये आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे देंगे, पोस्ट रिकवरी फॉलोअप्स ले लेंगे, सर्विस जो आप जॉब जो बैंक एप्लीकेशन हैं उसमें हेल्प कर देंगे। तो ये सारे काम जो है बिजनेस फैसिलिटेटर्स कर सकते हैं। ये डिसबर्स नहीं कर सकते किसी क्रेडिट को, ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते, ये किसी भी डिनोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये मेनली काम कौन करता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स करते हैं। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन कौन बन सकता है, इसमें इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किराना स्टोर के ओनर, पेट्रोल पंप के ओनर, पीसीओ ऑपरेटर्स। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंश्योरेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो सब भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। कमर्शियल बैंक जो होता है वो अपॉइंट कर सकता है एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को भी अपॉइंट कर सकता है टू एक्ट एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, पर उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप फंड्स को मिक्स नहीं करोगे। जो एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, वो बैंक के और अपने फंड्स को मिक्स नहीं कर सकता। सेकेंडली, आप कोई भी टाई अप नहीं कर सकता कि रिस्ट्रिक्शन लगा सकता कस्टमर्स पे, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता, और कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होना बड़ा जरूरी है बैंक और एनबीएफसी के बीच में। जो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी है उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, जिससे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है वो आप स्पेल्ड आउट कर सको, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, उसको एड्रेस कर सको। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बिजनेस फैसिलिटेटर कौन बन सकता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन बन सकता है। ये फीस या कमीशन जो है कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। रेपुटेशनल रिस्क इन्वॉल्व होता है यहाँ पे बैंक का, क्रेडिट रिस्क भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि पैसे से डील करते हैं, रेपुटेशनल और लीगल रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो बैंक को ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है बिफोर अपॉइंटिंग एनीवन एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर बात करें तो ये लोगों को अवेयर करती है अबाउट देयर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल नॉलेज जो है उनकी बढ़ाती है अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है वो डिमांड इंक्रीज करती है लोगों में, डिमांड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है वो क्या करता है, वो सप्लाई करता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सप्लाई साइड, और फाइनेंशियल लिटरेसी जो होता है डिमांड साइड को करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन किसके लिए जरूरी होता है, जितने भी लोग बैंकिंग सिस्टम में हैं, चाहे वो पॉलिसी बना रहे हैं, उनसे लेकर जो लोअर स्टार्टर तक है, सबके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी होती है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, दे आर बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग मॉडल ऑफ 1962। किसने एस्टैब्लिश करा था इसको, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। एम क्या है इसका कि स्किल्स अपग्रेड करे, इम्पार्ट करे रूरल यूथ में, जो उनको ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ओर लेकर जाए। 30 से 40 स्किल्स ऑफर करते हैं, 1 से 6 हफ्ते तक का प्रोग्राम होता है, विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो भी डिमांड होगी उस टाइम पे जिस भी प्रोडक्ट की, वो सारी सर्विसेज, सारी स्किल्स जो हैं वो RSETI प्रोवाइड करवाता है, और एस्कॉर्ट सर्विसेज देता है, हैंड हेल्ड सर्विसेज देता है फॉर 2 इयर्स, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस क्या होता है, जो कस्टमर की नीड्स हैं उसको प्रोफेशनल मैनर में आपको डील करना है, डिलीवर करना है, पोलाइट और हम्बल मैनर में डिलीवर करना है। अगर उसके कोई ग्रीवियांसेस हैं उनको आपको सुनना है, उनको रिड्रेस कराना है। आरबीआई ने एक 6 मेंबर की कमिटी फॉर्म करी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी कोनंगो, जो रिव्यू करते हैं सर्विस स्टैंडर्ड्स को, कि आप सर्विस स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करो। इसके लिए 2022 के अंदर इस कमेटी को फॉर्म करा गया था। एटीएम ट्रांजेक्शन जो है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्री ट्रांजेक्शन कितनी कर सकते हैं आप, अपने ही बैंक से 5, अगर दूसरा बैंक है उससे के साथ करनी है मेट्रोपॉलिटन सिटी में 3, अगर मेट्रो सेंटर है तो नॉन मेट्रो में 5 कर सकते हो। जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो पिन वैलिडेटेड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। और एटीएम पर
जो एटीएम है इस पर डिस्प्ले होना चाहिए जो भी हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को कंप्लेन लॉन्च करनी है तो डिस्प्ले होना चाहिए एटीएम के ऊपर ही। और एफिशिएंसी एनहांस करने के लिए जहां पर एटीएम होता है वहां पर एटीएम आईडी किस बैंक का है, टोल फ्री नंबर क्या है, किस किस पर्सन के पास आप रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपके पैसे कट गए हैं और वो जो पैसे हैं आपको मिले नहीं है यानी डिसबर्स नहीं करा एटीएम ने और आपके अकाउंट से कट गए हैं, तब आप क्या कर सकते हो। तो ये सारे जो ऑपरेशंस है वो आपके जहां पर एटीएम इंस्टॉल्ड है वहीं पर सब कुछ प्रोवाइड होना चाहिए। कैश आउट अगर 10 घंटे से ज्यादा का हो जाता है 1 महीने के अंदर तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। डिस्प्यूट जो है वो इशुइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक कैसे सेटल करते हैं, एटीएम सिस्टम प्रोवाइडर के थ्रू ही सेटल कर सकते हैं। रिकंसिलिएशन जो टाइम होता है T+5 डेज का होता है और अगर डिले होता है तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है। यानी कि अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेन करी है तो आपको T+5 डेज के अंदर उसको रिजॉल्व करना है और अगर आप नहीं करते हो तो पर डे 100 रुपए बैंक कस्टमर को प्रोवाइड कराएगा और ये कस्टमर को मांगने की जरूरत नहीं, कस्टमर के अकाउंट में बैंक को खुद से डालने पड़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट लिमिटिंग लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। ऐसी ट्रांजेक्शन, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जहां पर कस्टमर का पैसे कट गया, ठीक है, कस्टमर है, इसके अकाउंट से इसका पैसा जो है डिडक्ट हो गया। अब ये क्या करे, कितने टाइम में रिपोर्ट करना होता है। अगर इसने 3 डेज में रिपोर्ट कर दिया जहां पर ना कस्टमर की गलती है ना बैंक की गलती है, कस्टमर की कोई भी इसमें गलती नहीं है, नेग्लिजेंस नहीं है, और 3 दिन के अगर अंदर अगर उसने बैंक को रिपोर्ट कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, जीरो, जीरो लाइबिलिटी। पर अगर कस्टमर की नेग्लिजेंस है तो उस केस के अंदर जब तक उसने बैंक को रिपोर्ट नहीं करा है तब तक वो लाइबल है और जब उसने बैंक को रिपोर्ट कर दिया उस मोमेंट से उसकी जो लाइबिलिटी है वो सब्स्यूम कर लेता है बैंक। 3 दिन के अंदर अंदर तक जीरो लाइबिलिटी लगेगी। 4 से 7 दिन में क्या लाइबिलिटीज लगती हैं उसके बारे में बात करते हैं, जहां पर कस्टमर की कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ठीक है, बैंक की भी नहीं है और कस्टमर की भी नहीं है। तो मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, बीएसबीडी अकाउंट अगर है तो मैक्सिमम 5,000। कोई भी सेविंग्स अकाउंट है, एमएसएमई का करंट अकाउंट है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, 25 लाख रुपए तक का करंट अकाउंट है जिसकी लिमिट 25 लाख तक है, या क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 5 लाख तक है, उसमें मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, 10,000 रुपए। और अगर कोई और करंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या फिर क्रेडिट कार्ड है जिसकी 5 लाख से ज्यादा की लिमिट है, उस केस में मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो सकती है, 25,000 रुपीज तक हो सकती है। और अगर 7 दिन के बाद रिपोर्ट करा है उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर बैंक की एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को रेफर करा जाता है और वहां से लाइबिलिटी को डिटरमाइन करा जाता है। 90 डेज के अंदर अंदर ये इशू जो है रिजॉल्व हो जाना चाहिए, वरना बैंक विल बी लाइबल फॉर पेनल्टी, ठीक है। जो भी बैंक की अपनी पॉलिसी है वो 90 डेज से कम टाइम पीरियड के अंदर इसको रिजॉल्व कर देनी चाहिए। जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, 90 डेज के अंदर अंदर ये रिजॉल्व हो जानी चाहिए। तो सिक्रेसी लॉ, जो भी बैंक और कस्टमर के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो चीजें इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन ऑन द बैंक की वो ट्रांजेक्शन को, कस्टमर के डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखे, सीक्रेट रखे, क्योंकि इनके बीच में रिलेशनशिप है डेटर क्रेडिटर का, क्रेडिटर डेटर का, और बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स हैं। जो ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में हो रही है, बैंक की लाइबिलिटी होती है, बैंक की ऑब्लिगेशन होती है, रादर बैंक की ऑब्लिगेशन होती है कि बैंक उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। पर क्या ये एक एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन है, क्या हर हालत में बैंक ऑब्लाइज्ड है कि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, द आंसर इज नो। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहां पर बैंक डिस्क्लोज कर सकता है, जैसे कि अगर लॉ ने कंपेल करा है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, बैंक के खुद के इंटरेस्ट में है, या फिर कस्टमर ने कंसेंट दे रखी है, एक्सप्रेस कंसेंट जो है कस्टमर ने दे रखी है। लॉ में कैसे, अगर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है या फिर कोर्ट ने समन करा है, इनकम टैक्स एक्ट डिमांड करता है, कंपनीज एक्ट डिमांड करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आरबीआई एक्ट, अगर कोई भी इसमें से कस्टमर की इंफॉर्मेशन को डिमांड करता है तो बैंक को प्रोवाइड करानी पड़ती है। सेकेंडली, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट इज क्वाइट अ वेग टर्म। पब्लिक इंटरेस्ट में आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कस्टमर टेररिस्ट के साथ डील कर रहा है या फिर एंटी इंडिया मूवमेंट्स में कहीं वो डील कर रहा है या फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग में डील कर रहा है, फाइनेंशियल क्राइम्स में डील कर रहा है, तो देन इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट कि बैंक
उसकी डीलिंग्स को डिस्क्लोज करे टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। बैंक के अपने इंटरेस्ट में कैसे हो सकता है? सपोज करो कस्टमर ने बैंक से पैसे उधार लिए हैं, तो बैंक को सीआईसी को बताना पड़ता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बताना पड़ता है, जिससे कि वो बाकी बैंक को बताए कि देखो ये जो बोरोर है, ये जो कस्टमर है, उसने बोरो कर रखा है एक सर्टेन अमाउंट इस बैंक से। अगली बार जब आप इसको लोन दे रहे हो तो ये चीज का ध्यान रखना कि इसने ऑलरेडी बोरो कर रखा है। ठीक है, तो इसकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको ध्यान में रखना कि कितना क्रेडिट आप इसको डिसबर्स कर सकते हो। इसकी क्रेडिट वर्दीनेस को जज करा जाता है। अगर इसने कोई डिफॉल्ट वगैरह कर दिया तो बैंक क्या है, बैंक डिस्क्लोज कर देता है, एंड इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक। गार्निशी ऑर्डर, बैंक लियन, ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यूनिट 7 में हमने इन सब से डील करा था। कैसे टर्मिनेट हो सकती है बैंक की कस्टमर रिलेशनशिप? वॉलेंट्री हो सकती है, कस्टमर चाहे तो खुद से बैंक के साथ अपने टाइज को तोड़ सकता है, या बैंक भी चाहे, अगर जो कस्टमर है मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करता, इसके चेक बहुत ज्यादा बाउंस होते हैं, तो उस केस में बैंक भी कस्टमर के साथ टाई तोड़ सकता है अपने रिलेशनशिप के। पर इसमें बैंक को एक नोटिस देना पड़ता है, कस्टमर को एक रीजनेबल नोटिस बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा। लॉ टर्मिनेट कर सकता है जब कस्टमर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी इनसेन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, या उसकी डेथ हो गई। गार्निशी ऑर्डर अगर उसके खिलाफ कोर्ट ने इशू करा है, तो उस केसेस में बैंक कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो टर्मिनेट हो सकता है। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया 2003 के अंदर आरबीआई ने कमेटी बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री एस एस तारापुरे, जिसको मैंडेट दिया गया था कि आप बैंकिंग सर्विसेज को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर अपनी रिसर्च पेश करो, अपनी रिकमेंडेशंस दो। इसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 2006 के अंदर बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था, जिसने दो कोड दिए थे, कोड ऑफ बैंक फॉर कस्टमर्स और फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इसने दिया था। 2019 के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बैंक एक मिनिमम सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड कराएं, ट्रांसपेरेंसी हो, स्टैंडर्ड सेट हो, फेयर ट्रीटमेंट हो कस्टमर्स का। दो कोड्स ये थे, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अब बात करते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम की। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम बेसिकली एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जो आरबीआई प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को, कि आपको बैंक के खिलाफ अगर कोई ग्रीवियंस है, आपके पैसे कट गए, बैंक ने आपके पैसे दिए नहीं, और आपने एटीएम ट्रांजेक्शन करी, आपके पैसे जो है वो कट गए, आपके पास पैसे आए नहीं, बैंक आपकी सुन नहीं रहा है, तो आप किसके पास जाओगे? आप आरबीआई के पास जा सकते हो, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो बेसिकली। आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, आपने मांगा भी नहीं था, उस क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, उस पर चार्जेस लगा दिए। डेबिट कार्ड आपकी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो गई है और बैंक सुन नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गई है अनऑथराइज, आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, पर बैंक जो है वो, बैंक इज पेइंग नो हीड टू यू, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हो। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 1995 में हुई थी। 2018 में एनबीएफसी के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को इंट्रोड्यूस करा गया था, और 2019 में डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। 2021 के अंदर इन तीनों स्कीम्स को इंटीग्रेट कर दिया था, और एक स्कीम बनाई थी, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। अगर एक कस्टमर बैंक के पास जाता है, तो सबसे पहले उसकी ग्रीवांस को कौन सुनता है? काउंटर स्टाफ सुनता है। तो काउंटर स्टाफ को ट्रेन होना चाहिए, वो पोलाइट और हम्बल मैनर में कस्टमर के साथ डील करे। ठीक है, रूड मैनर में करे या बोल दे भगा दे उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कस्टमर स्टाफ उसकी ग्रीवांस को रिड्रेस नहीं कर पा रहा, तो किसके पास जाती है? ब्रांच मैनेजर जो है वो डील करता है। ब्रांच मैनेजर भी अगर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ब्रांच मैनेजर विद इन 7 डेज रीजनल और जोनल ऑफिसर को भेजता है, वो कंप्लेन फॉरवर्ड करता है, और रीजनल ऑफिसर भी अगर नहीं कर पा रहा तो हेड ऑफिस के पास वो जाती है। जो भी कम्युनिकेशन होती है उसमें कस्टमर को बताया जाता है कि ये जो भी कम्युनिकेशन है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो हमारे जो रिड्रेसल हमने करा है उससे, तो आप 1 साल के अंदर अंदर बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी अप्रोच कर सकते हो। चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर, जो बैंक्स हैं वो एक ऑफिसर रखते हैं, इंटरनल ओम्बड्समैन रखते हैं,
विच इज डेजिग्नेटेड एज CCSO, चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर। 2018 में आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया था उन बैंक्स के लिए जिनकी ब्रांचेस जो हैं 10 से ज्यादा हैं, 10 ब्रांचेस और मोर, एक्सेप्ट फॉर आरआरबीज, ठीक है, आरआरबीज नहीं था। 10 ब्रांचेस और मोर हैं अगर, तो आपको इंटरनल ओम्बड्समैन रखना पड़ेगा और वो बैंक के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, बैंक का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, वरना वो बायस्ड ओपिनियन उसका हो जाएगा, तो इसलिए वो उसी बैंक का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उसी ब्रांच का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। शेड्यूल बैंक्स के लिए मैंडेटरी कर दिया था जहां पर 10 से ज्यादा उनके बैंकिंग आउटलेट्स हैं, बैंकिंग ब्रांचेस हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की, किस पर एप्लीकेबल होती है। जितनी भी एंटिटीज आरबीआई कवर करता है वो सारी एंटिटीज पर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होती है, और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी होती है, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर भी होती है अगर डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज्यादा है। कॉस्ट फ्री रेजोल्यूशन देता है, एक नेशन एक ओम्बड्समैन, इस अप्रोच पे काम करता है। ओम्बड्समैन का रोल क्या होता है? ओम्बड्समैन बेसिकली सीनियर ऑफिसर होता है जो आरबीआई अपॉइंट करता है कि आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को रिड्रेस करो। बैंक्स भी अपने नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं हु शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जनरल मैनेजर, ठीक है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट की अगर बात करी जाए तो अपॉइंट कौन करता है? आरबीआई करता है। मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है? 3 साल का मैक्सिमम टेन्योर होता है। जुरिडिक्शन क्या रहेगी ओम्बड्समैन की, वो आरबीआई बताता है। करेंटली कितने ओम्बड्समैन हैं जो डील कर रहे हैं इंडिया के अंदर, कितने बैंकिंग ओम्बड्समैन हैं? 22। इनके पास कंप्लेंट कौन फॉरवर्ड करता है, किसके पास पहले कंप्लेंट्स आती हैं? तो सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर विच इज लोकेटेड इन चंडीगढ़, उसके पास कंप्लेंट्स आती है और वहां से जुरिडिक्शन के हिसाब से कंप्लेंट्स फॉरवर्ड करी जाती हैं। पावर क्या होती है, जुरिडिक्शन क्या रहेगी, आरबीआई डिसाइड करता है। और कैसे कैसे कंप्लेंट्स आ सकती हैं, कैसे सॉल्व करी जाती हैं? तो कंप्लेंट्स कैसे कर सकता है एक पर्सन, या तो खुद से या ऑथराइज पर्सन की हेल्प से। हु शुड नॉट बी एन एडवोकेट, एडवोकेट नहीं होना चाहिए। वो या तो ऑनलाइन पोर्टल पे कर सकता है, cms.rbi.org.in ऑनलाइन पोर्टल पे कर सकता है, या फिर मेल के थ्रू कर सकता है, या कोरियर के थ्रू या पोस्टल सर्विसेज के थ्रू अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। ओम्बड्समैन जो है पहले ट्राई करेगा कि इनमें बैंक और कस्टमर में बातचीत करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो अवार्ड को पास कर सकता है। समरी नेचर के जो ट्राई होता है वो होता है समरी नेचर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करा जाता है इसके अंदर। प्रोसीजर की बात हम कर चुके हैं। अवार्ड कितना दे सकता है? अगर जितना भी एक्चुअल अमाउंट डिस्प्यूट में है उसमें कोई सीलिंग नहीं होती। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस के लिए 20 लाख रुपए तक दे सकता है, और अगर मेंटल हरासमेंट हुई है, लॉस ऑफ टाइम हुआ है, एक्सपेंसेस इंकर करें, उसके लिए 1 लाख रुपए तक का अवार्ड दे सकता है। अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के तरफ। अगर कोई भी कंप्लेंट होती है, कोई भी कस्टमर कंप्लेन करता है ओम्बड्समैन को, तो बैंक्स को 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ। अगर वो नहीं करता तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो होता है वो एक्स पार्टे मतलब बिना किसी सेकंड पार्टी को सुने हुए कस्टमर के फेवर में अवार्ड को पास कर सकता है, और जो बैंक है उसके पास वो अपना राइट टू अपील भी खो देता है अगर वो 15 डेज के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर रहा। बैंकिंग ओम्बड्समैन चाहे तो टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, सेटिस्फैक्टरी अगर रीजंस हैं बैंक के, तो उस केस में जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है। अपील की बात करी जाए, अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के अंदर ये अथॉरिटी चेंज करी गई थी। इससे पहले कौन होता था? डिप्टी मैनेजर, जो जनरल मैनेजर होता था वो होता था। अब कौन होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। अपील कौन कर सकता है? कोई भी पार्टी इनमें से अपील कर सकती है। बैंक भी कर सकता है, कंप्लेनेंट भी कर सकता है। किस ग्राउंड पे कर सकता है कि इनसफिशिएंट कॉज है, या फिर मिनिमल इम्पैक्ट है, या फिर एक्सटेंसिव एविडेंस की जरूरत है, तो इन ग्राउंड्स पर अपील फाइल करी जा सकती है। और रेगुलेटेड एंटिटी नहीं अपील कर सकती अगर वो डॉक्यूमेंट्स फर्निश नहीं करती है पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन को। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो होते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है कि कौन सी एप्लीकेशन जो मेंटेनेबल नहीं है, कौन सी वैलिड नहीं है, और जो वैलिड और मेंटेनेबल होती है उन्हीं को फिर आगे प्रोसेस करा जाता है। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो रिजेक्ट भी कर सकता है
अब रीजंस क्या हो सकते हैं कि आपने एक्सेसिव कंपनसेशन मांग लिया, कोई सर्विस में डेफिशिएंसी नहीं थी, और जो कॉज है आपका वो इनसफिशिएंट है, या फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, कोई भी इनकन्वीनियंस आपको नहीं हुई। उस केसेस पे बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो आपकी अपील को, जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर सकता है। 30 डेज के अंदर अपील जो है वो करनी होती है, और उसको 30 डेज तक और एक्सटेंड कर सकती है एपेलेट अथॉरिटी जो है, उसको 30 डेज तक और एक्सटेंड कर सकती है। इस चीज का भी ध्यान आप रखना। अब बात करते हैं कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट की। तो कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया, एनैक्ट हुआ था 2019 में। इससे पहले कौन सा था? कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था। प्री ग्लोबलाइजेशन का एक्ट है। यहाँ पर देखो, डिजिटल कॉमर्स नहीं है, लिबरलाइजेशन नहीं है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है। तो ये एक्ट जो है वो इन सारे इश्यूज के साथ डील नहीं कर पा रहा था, तो एक नया एक्ट चाहिए था जो इन सारे इश्यूज के साथ डील कर पाए। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को एनेक्ट करा गया। अब कंज्यूमर होता कौन है? कंज्यूमर बेसिकली एक पर्सन होता है जो गुड्स को खरीदता है या सर्विसेज को अवेल करता है। वो खुद से भी खुद के लिए भी खरीद सकता है, किसी और के लिए भी खरीद सकता है। बेसिकली अगर पर्सन बी का फ्रेंड है, पर्सन ए ने बी के लिए चॉकलेट खरीदी, ठीक है। वो चॉकलेट में एक इंसेक्ट निकला। पर्सन बी फाइल करता है कंप्लेन को। तो क्या पर्सन बी सक्सीड कर पाएगा? बिल्कुल सक्सीड कर पाएगा, क्योंकि पर्सन बी भी एक कंज्यूमर है। कौन कंज्यूमर नहीं होता? जो गुड्स खरीदता है फॉर रीसेल या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, वो कंज्यूमर नहीं होता। या फिर जो सर्विसेज अवेल करता है अंडर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज अवेल करता है। जैसे कि पर्सन ए और पर्सन बी आपस में दोस्त हैं। पर्सन बी पर्सन ए के पास गया कि मेरे को आप ट्यूशन पढ़ा दो। पर्सन ए ने कहा ठीक है, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा देता हूँ। अब ये दोनों ग्राउंड में, मानो पर्सन ए ने फ्री में पढ़ाई, पर्सन बी जो है वो पास नहीं हुआ अपने एग्जाम में, तो क्या पर्सन बी पर्सन ए के खिलाफ केस फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक तो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है ये, और दूसरा फ्री ऑफ चार्ज था। से पर्सन बी पर्सन ए के पास मेडिकल एडवाइस लेने गया, और पर्सन ए ने पर्सन बी को फ्री में मेडिकल एडवाइस दे दी। फिर ये सी के पास गया, डॉक्टर सी के पास गया, और उसको पता चला जो ए ने एडवाइस दी है वो मेडिसिन इस पे काम नहीं करी, इसको एक्चुअली दूसरी बीमारी थी। उस केस में भी पर्सन ए को ये उस पर्सन ए पे केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सर्विस ली है वो फ्री ऑफ चार्ज ली है। सेलियंट फीचर्स क्या है? सीपीए ने क्या क्या न्याय नक करा है? तो कंज्यूमर राइट्स को डिफाइन करता है। 6 कंज्यूमर राइट्स होते हैं: राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सीक रिड्रेसल, और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, ये 6 राइट्स होते हैं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का फीचर ऐड करा। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आर्बिट्री कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पर कस्टमर के ऊपर अननेसेसरी आर्बिट्रीली पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, या फिर आप बिना कस्टमर की मर्जी से उसको टर्मिनेट कर सकते हो रिलेशनशिप को, या फिर जो कस्टमर है वो प्री पेमेंट का उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये सब क्या है? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन को इंट्रोड्यूस करा, डिजाइन को डिफाइन करा, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर्स को इंक्लूड करा, एडवर्टाइजमेंट और एंडोर्समेंट को करा, एक्सप्रेस वारंटी के पैरामीटर्स को ऐड करा, और डिस्टिंग्विश करा कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कौन होता है, मैन्युफैक्चर कौन होता है, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सारे सेलियंट फीचर्स हैं ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये सब ऐड हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से सेलियंट फीचर है, आपको ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 करके, और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। कंज्यूमर कौन होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, सबसे इससे पहले बात करते हैं सीसीपीसी की। ठीक है, सीसीपीसी जो है वो क्या होती है? वो कस्टमर एजुकेशन अवेयरनेस ये प्रमोट करती है। सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी होती है, और डिस्ट्रिक्ट भी होती है। सेंट्रल में मैक्सिमम 36 मेंबर्स हो सकते हैं, स्टेट में मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को हर साल कम से कम 2 बार मिलना जरूरी होता है, 2 टाइम्स पर ईयर मिलना जरूरी होता है। मीटिंग जो है वो मैंडेटरी होती है। ये कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, पर
अवेयरनेस फैलाता है, एडुकेट करता है। अब बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। तो दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी, जैसे दूसरे रेगुलेटर्स होते हैं ट्राई, फसाई, ऐसे ही कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ इसका दिल्ली में है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है कस्टमर के, कंज्यूमर के राइट्स को। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होने चाहिए, ये इंश्योर करना होता है। सेकेंडरी राइट्स में आ जाते हैं कि इंक्वायरीज कर सकता है और इश्यूज, गाइडलाइंस को इशू कर सकता है, अलर्ट्स को इशू कर सकता है रिगार्डिंग अनफेयर गुड्स, सर्विसेज, प्रैक्टिसेस, अनसेफ गुड्स, सर्विसेज, अनफेयर प्रैक्टिस, इन सब के बारे में गाइडलाइंस दे सकता है। पेनल्टी क्या होती है अगर कोई कंप्लाई नहीं करता है, तो 20 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है या इम्प्रिजमेंट हो सकती है 6 महीने की। कोई मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टीजमेंट फैलाता है तो उस केस में 2 साल तक की सजा है, 10 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, और सेकेंड टाइम ऑफेंडर है 5 साल तक की सजा, 50 लाख रुपए तक का उस पर फाइन लग सकता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यहीं पर कंज्यूमर जाते हैं अपना केस फाइल करने के लिए। ये 3 होती हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन होता है? एक चेयरपर्सन होता है, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट, या फिर आपका जो मेंबर है उनमें से कोई एक मेंबर जो है वो वुमेन होनी चाहिए। स्टेट और नेशनल में 4 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम। इसकी जुरिडिक्शन कितनी होती है? 50 लाख रुपए तक की। स्टेट की होती है 50 लाख से लेकर 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा के जो केसेस होते हैं वो नेशनल कमीशन पे जाते हैं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाए अगर, तो स्टेट 10 करोड़ तक के अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट जो उनके साथ डील कर सकता है, और उसके ऊपर जो होते हैं वो नेशनल के पास जाते हैं। अगर हम टेन्योर की बात करें, क्या टेन्योर होता है इनका? तो ये बेसिकली 4 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की अगर हम बात करें तो उनका टेन्योर ये होता है। जुरिडिक्शन की हमने बात कर ली है। अपील की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट से आप स्टेट में जा सकते हो, स्टेट से आप नेशनल में जा सकते हो, नेशनल से आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। अपील 50% अमाउंट जो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, जो भी ऑर्डर अमाउंट है उसका 50% करना पड़ता है। स्टेट कमीशन में कितने टाइम में जा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में 45 डेज में, स्टेट से नेशनल में 30 डेज में, और नेशनल से सुप्रीम कोर्ट में 30 डेज में। स्टेट और नेशनल को 90 डेज के अंदर अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, एडमिशन के 90 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। और जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो डिसाइड कर सकती है विद इन 21 डेज की जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, 21 डेज में वो डिसाइड करती है। लिमिटेशन पीरियड यानी कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप जा सकते हो, जब भी आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो उसके 2 साल के अंदर अंदर आप जा सकते हो। अगर कोई नॉन कंप्लाई करता है ऑर्डर के साथ तो उस पर क्या पेनल्टी लगती है? मिनिमम 1 महीने की इंप्रिजमेंट होती है, मैक्सिमम 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन 25,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए तक का इम्पोज हो सकता है। दे हैव द सेम पावर एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और ऑफेंस कैसे ट्राई होते हैं? समरी ट्रायल होता है। अगर ऑर्डर पास करा है, अपील के अगेंस्ट जाना है, तो 30 डेज के अंदर अंदर आप जा सकते हो, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, नेक्स्ट अथॉरिटी तक जा सकते हो। और डिस्ट्रिक्ट से पर ये आता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में 45 डेज के अंदर जाते हो। बैंकिंग सर्विसेज, जैसे डिपॉजिट का रिफंड नहीं आया, रॉन्गफुल डिसऑनर हो गया, बैंक ड्राफ्ट नहीं ठीक से इशू करा है, या चेक टेंडर करा है क्रेडिट नहीं हुआ है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, तो ये सारी बैंकिंग सर्विस के खिलाफ एक कस्टमर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 21, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन को लाया क्यों गया था? जिससे करप्शन को आप कम कर सको, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सको, जो सिटीजन्स हैं वो पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन डिमांड कर पाए। और इससे पहले एक एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसको रिपील कर दिया गया जब से ये आया था। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है ऑब्टेन करने का? तो आप जो जिस भी पर्सन को इंफॉर्मेशन चाहिए पब्लिक अथॉरिटी से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप नहीं कर सकते, पब्लिक अथॉरिटी से कर सकते हो। बैंक्स जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आते हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो सब पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, और
आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको मेंशन करोगे इस एप्लीकेशन के अंदर। वो आप इंग्लिश में भी बना सकते हो, हिंदी में भी, या जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है आपकी एरिया की, उसमें आप अपनी एप्लीकेशन को लिख सकते हो। रेलेवेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आप सबमिट करते हो, और कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको उसमें देने की जरूरत नहीं होती। और प्रिस्क्राइब फीस आपको देनी पड़ती है, 10 रुपए की फीस होती है, वो आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा एडिशनल फीस भी अ, होती है, अगर आपको मानो 1 घंटे से ज्यादा इंस्पेक्ट करना है, 1 घंटा फ्री होता है, उसके ज्यादा अगर इंस्पेक्ट करना है तो आपको उसकी एडिशनल फीस देनी पड़ती है। A4 या A3 साइज का पेपर अगर होता है तो पर पेज 2 रुपए की फीस होती है। अगर इससे बड़ा पेपर है तो उसकी जो भी एक्चुअल कॉस्ट होती है वो देनी पड़ती है आपको। डिस्पोज ऑफ कितने टाइम में करनी पड़ती है अपील? 30 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। 48 आवर्स में करनी पड़ती है इफ इट रिलेट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। एप्लीकेशन फीस 10 रुपए, और अगर मानो किसी और की जुरिडिक्शन के अंदर जानी है तो 5 दिन के अंदर अंदर वो आपके एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देता है, और ये जो 30 डेज है वो उस 5 दिन के बाद स्टार्ट होते हैं, जब आपकी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, कैसी इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकते जो इंडिया की सोवेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म कर दे, या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, फॉरबिडन बाय लॉ है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में दी गई है, गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट ने दी है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, या अगर इंफॉर्मेशन को रिलीज कर दिया गया तो इन्वेस्टिगेशन पर बात उठाएगी, या कैबिनेट पेपर्स, उनको आप इंफॉर्मेशन को डिमांड नहीं कर सकते, और करोगे भी तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो आपको वो इंफॉर्मेशन देगा नहीं। हर एक पब्लिक अथॉरिटी को अपॉइंट करना पड़ता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, PIO को अपॉइंट करना पड़ता है। अगर अपील की हम बात करें तो जो फर्स्ट अपील होती है, मानो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था ही नहीं, तो जो उसका सीनियर होता है उसके पास जा सकती है 30 डेज में। और अगर आप यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या आप उसकी इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या दे नहीं रहे इन्फॉर्मेशन जानबूझ के, तो आप उसके सीनियर के पास जा सकते हो, जो भी उसका नेक्स्ट सीनियर होगा 30 डेज में। उसके 90 डेज में दूसरी अपील अगर आपको फाइल करनी है तो CIC के पास आप फाइल कर सकते हो, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आप फाइल कर सकते हो, सेंट्रल या स्टेट जो भी है। तो सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इनके पास जो है सेकंड अपील जाती है। इसके अंदर चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, इसके साथ साथ 10 और CIC इसके अंदर अपॉइंट हो सकते हैं। सिमिलरली स्टेट के अंदर भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और उसके साथ 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, और इनको गवर्नर अपॉइंट करता है मेनली चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। कमिटी फॉर्म होती है दोनों में, तो उस बेसिस पे इनको अपॉइंट करा जाता है। ये जो एक्ट होता है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, यानी कि जो दूसरे एक्ट हैं उसके ऊपर ये एक्ट को रखा जाता है। कुछ एजेंसीज पर राइट टू इंफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होता, वो सिक्योरिटीज एजेंसी जो सेकंड शेड्यूल के अंदर दी गई हैं उनके ऊपर ये राइट टू इंफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होता। पर अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है तो अगर सेंट्रल एम्प्लॉय है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की आपको परमिशन चाहिए होती है, आपको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। अगर स्टेट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, और फिर आप ट्राई कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आपके लिए जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, CIC और SIC का टेन्योर क्या होता है, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। टेलीग्राम ग्रुप चैनल आप हमारा फॉलो कर सकते हो, अगर आपको रेगुलर पोल क्विज क्वेश्चंस करने हैं, इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, इस क्लास की PPT चाहिए, अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप उस डाउट को टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे पूछ सकते हैं, उस डाउट को आपको 24 आवर्स के अंदर सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। कल मैराथन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की मैराथन सीरीज है। कल और परसों दोनों दिन है, तो आप उससे जुड़ना ना भूलें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस भी पैटर्न के पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इन मैराथन सीरीज में करवाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी डाउट है कहाँ आना है? टेलीग्राम ग्रुप चैनल यस ऑफिसर आना है, और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका जवाब जरूर देना है।